केमिकल प्रॉपर्टीज और हम देखेंगे ग्रुप 17 की हाइड्राइड्स। ठीक है, सो केमिकल प्रॉपर्टीज में पहली केमिकल प्रॉपर्टी हमारे पास आती है ऑक्सीडेशन स्टेट। सो ऑक्सीडेशन स्टेट कैन बी नेगेटिव एंड इट कैन बी पॉजिटिव एज वेल। तो नेगेटिव होगी, पॉजिटिव भी होगी, दोनों ही होगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। और नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है इनकी सभी की कॉमन रहती है, सिर्फ पॉजिटिव होती है जो अलग रहती है, क्योंकि वो डिपेंड करता है टाइप कैसा उसके पास एलिमेंट आ रहा है और कैसा वो बॉन्ड बनाने वाला है, उस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, नेगेटिव में जो आप जानते हैं कि हमारे पास जो ग्रुप 17 है उनको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, और एक इलेक्ट्रॉन के लिए वो क्या करते हैं, -1 उनका जो होता है चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और -1 चार्ज उनका हो जाता है। राइट, फिर उसके बाद हम जानते हैं इनके, हम जब देखते हैं एग्जाम्पल्स, तो एग्जाम्पल क्या होंगे इनके, सिंपल से हैं, जहाँ जहाँ आपके पास आपको दिख रहे हैं कि जहाँ पर सिर्फ -1 जो है हमारे पास चार्ज होगा उसका, वो इसके एग्जाम्पल बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें HCl, NaBr, है ना, तो ये NaCl कितने भी आप बना लीजिए, वहाँ पर जो भी हमारे पास बनते हैं कंपाउंड, सब के सब क्या होते हैं, ये सब के सब इनकी नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट को बताते हैं। राइट, अब हम देखेंगे इसका पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आप जानते हैं कि इनके जो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, इनके जो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उनकी वजह से होते हैं। तो वो कितने भी एक्साइट हो सकते हैं, अकॉर्डिंगली जितने भी एक्साइट होंगे उस हिसाब से आपके पास अनपेयर्ड होंगे। राइट, तो इसके क्या क्या हो सकते हैं, आप पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हैं, उसमें क्या हो सकते हैं, +1 हो सकता है ना, -1 है तो इसकी +1 हो सकता है, एक को लूज़ भी कर सकता है। राइट, और क्या कर सकता है ये, इसमें +3 और इसी तरह +5 +7 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो मैं आपको बार बार ये क्यों बोल रही हूँ कि ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है पॉजिटिव वालों की, थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो हमेशा याद रखना, जितने भी आपके पास उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप कर सकते हैं, उतने ही यहाँ पर क्या होंगे, हमेशा उसकी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। राइट, और ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन जो होती है ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये लिख लीजिए आप, क्योंकि ये सब जो चीज़ें होती है ना, ये सब चीज़ें सब भूल जाते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है ये जो इसकी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, +1 का एग्जाम्पल अगर हम देखें, जहाँ पे हमारे पास जो Cl है वो प्लस होगा, ऐसा कोई जगह हम देखें तो इसका कंपाउंड बनता है HOCl। +3 में देखिए HOCl2 हो जाएगा, HOCl2। ओके, सो अगर हम देखें यहाँ पर +5 के लिए, तो +5 के लिए बनता है HClO3। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन जो है 3 है, यानी कि 3 to 6 में से अगर हम माइनस कर दें हाइड्रोजन तो आपके पास आ जाएगा 5 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। उसी तरह अगर आप HClO3 में यहाँ पे क्या करेंगे, HClO इसे 4 कर दीजिए, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट Cl की 7 हो जाएगी। तो आप इन सब में खुद ही कैलकुलेट कीजिए, यहाँ पे +1 +3 +5 +7 दिख रही है कि नहीं दिख रही है। राइट, तो ये आपको खुद ही, आपको डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। बस यहाँ पे 2 to 4 हो जाएगा, -1 3 आ गया, यहाँ पे Cl जो होगा यहाँ पे कितनी रहेगी, यहाँ पे इसकी Cl की ऑक्सीजन जो है -2 है और ये +1 है, तो यहाँ पे ऑफकोर्स यहाँ पे +1 इसका आंसर आ जाएगा। राइट, तो ये है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमने देख ली। और यहाँ पर आप रीज़न भी अगर इसका लिखेंगे ना, इसकी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन क्यों है, इसका रीज़न अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं आराम से, दैट दिस इज बिकॉज दे हैव 1, 3, 5 and 7 unpaired electrons in their ground state as well as excited state respectively. राइट, तो इनके पास जो ग्राउंड स्टेट में होते हैं और फिर एक्साइट होके जाते हैं, तो उसमें इतने इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, जिसके वजह से ये क्या रहते हैं, इनके पास इतनी सारी वेराइटी ऑफ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाई देती है। नेक्स्ट अब हमारे पास इसी में एक क्वेश्चन आता है कि इनकी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में amongst halogen only fluorine is unable to show positive oxidation state। तो जो हमारे पास फ्लोरीन होता है ना, वही जो होता है हमारी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट हमें उसकी नहीं दिखाई देती है। एक्सेप्शन है उसका, उसके अलावा जो होता है फ्लोरीन में कभी भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाई देती है। तो यहाँ पे इसका रीज़न सिंपल सा रहता है, आप जानते हैं जो भी हमारे पास, जैसे हमारे पास अभी हमने ग्रुप 15 देखा, 16 देखा, उन सभी में क्या देखा हमने, जो हमारे पास टॉप एलिमेंट्स थे कौन कौन थे, नाइट्रोजन देखा, नाइट्रोजन फैमिली में, है ना, उसके बाद हमने देखा था ऑक्सीजन। राइट, तो उन सब में था क्या, एक चीज़ सभी में कॉमन थी, जो यहाँ फ्लोरीन में भी कॉमन है, सभी का साइज़ छोटा था, और साइज़ छोटा होने की वजह से उनके पास डी ऑर्बिटल नहीं था, वैकेंट डी ऑर्बिटल एब्सेंट था उनमें।
अब जब वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होगा तो हमारे पास जो फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन में आप जानते हैं कि अगर जब उसके इलेक्ट्रॉन जो होंगे एक्साइट होंगे, एक्साइट होने के लिए यहाँ पे डी ऑर्बिटल भी तो चाहिए। डी ऑर्बिटल जब होगा तभी तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करवाएगा, राइट। बट यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये एक्साइट नहीं करवा पाएगा। तो इसी वजह से हम क्या बोलते हैं यहाँ पर कि ये जो होता है फ्लोरीन, उसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है, इसीलिए वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट नहीं करवा सकता, तो उसकी जो हो गया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे, राइट। तो वो इतनी जो वैरायटी होती है ऑक्सीडेशन स्टेट की वो तो नहीं दिखा सकता है, इसीलिए यहाँ पर फ्लोरीन को हम बोलते हैं कि वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता है, बस वो -1 दिखा देता है, हो गया। बस एक एक्सेप्शन है जिसके बारे में आपसे बात कर रही थी अभी, एक एक्सेप्शन है जहाँ पे फ्लोरीन ने +1 दिखाई है। तो एक्सेप्शंस जो होते हैं हमेशा याद रखने चाहिए क्योंकि वही पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो एक्सेप्शन है हमारे पास HOF का। HOF एक कंपाउंड बनता है जिसमें हमारे पास ऑक्सीजन -2 है, ये +1 है। जब आप इसे करेंगे तो ये आ जाएगा -1, जब इस साइड आ जाता है ये +1 हो जाता है। तो फ्लोरीन की यहाँ पे +1 आ जाती है, राइट। सो फ्लोरीन जो है यहाँ पर है +1, तो ये एक्सेप्शन आपको याद रखना है HOF के केस में। यहाँ पर फ्लोरीन जो है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और यही आपको चीज़ें याद रखनी है, राइट। जब भी आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो आपको एक्सेप्शन के साथ लिखना चाहिए ताकि आप अपना नॉलेज दिखा सकें अपने एग्जामिनर को, राइट। अब हमारे पास नेक्स्ट है ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे पहले क्या होती है? ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है दूसरों को ऑक्सीडाइज करना और खुद को रिड्यूस, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहें या फिर आप उसकी पावर कहें। तो जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे और खुद को रिड्यूस करे वही एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब एक क्वेश्चन आता है इसमें बहुत अच्छा, दैट व्हाई हैलोजेंस आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हैलोजेंस जो होते हैं बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ऐसा क्यों? देखिए सिंपल सी बात है, अब दूसरों को ऑक्सीडाइज करना है ना, दूसरों को ऑक्सीडाइज करना है और खुद को क्या करना है? रिड्यूस करना है। रिड्यूस करने का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम जानते हैं जो हमारे पास ग्रुप 17 एलिमेंट्स है उन्हें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो एक ही उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो एक को गेन कर लेते हैं, आराम से गेन कर लेते हैं, तो उनका आराम से रिडक्शन हो जाता है। तो आराम से रिडक्शन हो जाता है तो उनका, इसका सिंपल सा क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ उनके पास एक स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, राइट। इसीलिए वो आराम से स्टेबल हो जाते हैं, और जब उन्हें आराम से स्टेबिलिटी मिल जाती है तब वो क्या होते हैं? आराम से, उसे हम क्या बोल सकते हैं कि वो एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहे हैं, राइट। सो आंसर आप यही लिखेंगे, दिस इज ड्यू टू देयर स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू गेन वन इलेक्ट्रॉन टू एक्वायर स्टेबिलिटी। तो उनके पास बहुत ज़्यादा अच्छी टेंडेंसी रहती है कि एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो वो उसे कैसे भी गेन करके रहते हैं, और गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके वो स्टेबल हो जाते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है, ये भी बहुत ज़्यादा इजी है, इसी अगर आपको कॉन्सेप्ट में अगर आप चल रहे हैं तो ये वाला भी आपको समझ में आ जाएगा। वाई F2 इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन क्लोरीन। सो F2 जो होता है बहुत अच्छा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है क्लोरीन से, ऐसा क्यों? दोनों के पास तो दोनों को ही, जो हमारे पास फ्लोरीन है उन दोनों का एक ही जैसा है सब कुछ, है ना। तो ऐसा क्यों है कि फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज़्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो, और क्लोरीन नहीं है ना? क्योंकि दोनों को हम जानते हैं कि जब दोनों ही टूटेंगे तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे। तो एक बार देखते हैं कि ऐसा क्या होता है कि फ्लोरीन के केस में वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और क्लोरीन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या रहेगा? देखिए F2 जो होता है पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्लोरीन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या है? यहाँ देखिए, यहाँ पे फ्लोरीन हम जानते हैं उसका जो साइज़ होता है बहुत छोटा होता है ना। फ्लोरीन का साइज़ बहुत छोटा होता है, फ्लोरीन पास में होता है, हमने देखा था। और उसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो जाती है, इसकी वजह से ये एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, और एज अ रिज़ल्ट इनका जो बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी होती है वो वेरी लो हो जाती है, क्योंकि वो आराम से टूट जाते हैं, और फिर बहुत कम एनर्जी लगाने में यहाँ पर इसकी जो हमारे पास बॉन्ड्स हैं वो टूट जाते हैं। इतनी बात तो आप जानते होंगे, मैंने पिछले वीडियो में जस्ट बताया आपको, राइट। तो फ्लोरीन की हमारे पास बहुत कम होती है यहाँ पर बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी, ठीक है, बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी वेरी लो। और इसके बाद क्या होगा? जब ये टूट जाएगा तो ये बन जाता है अपना 2F के फॉर्म में टूट जाता है, ओके। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसे वाटर में, हम इसका रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं, एक्वस सोल्यूशन में इसका रिएक्शन करवाते हैं, 2F का एक्वस सोल्यूशन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। जब एक्वस सोल्यूशन के साथ इसका हम रिएक्शन कराते हैं तो हम जानते हैं कि F को क्या चाहिए? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, और
एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है और अपना ये स्टेबल फॉर्म F नेगेटिव ये बन जाता है। जब ऐसा होता है तो ये जो होता है ना इसका F नेगेटिव फॉर्म, आप जानते हैं ये क्या होता है, मोर स्टेबल फॉर्म है, क्योंकि अभी इसने क्या किया है, स्टेबिलिटी एक्वायर की है। ओके, तो जब होता क्या है, जब ये एक्वा सॉल्यूशन में ये हमारा जो F नेगेटिव है और एक्वा सॉल्यूशन में ये लोग बॉन्ड बनाते हैं, तब इतना अच्छा इनके बीच में अट्रैक्शन होता है कि बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में क्या होता है, हाइड्रेशन एंथैल्पी जो होती है रिलीज होती है। सो हाइयर यहाँ पे क्या रहती है, हाइयर हाइड्रेशन एंथैल्पी जो होती है यहाँ पे इसकी रहती है। उसी तरह अगर हम देखें क्लोरीन के केस में क्या होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो होती है यहाँ पर भी रहती है, ठीक है। और यहाँ पर भी जो होती है रहती है, उतनी ज़्यादा मतलब हाई नहीं होती है, यहाँ पर भी नॉर्मल लो रहती है, ठीक है। यहाँ पर भी टूटेगा 2Cl के फॉर्म में, 2Cl के फॉर्म में टूटेगा, ठीक है। उसके बाद ये भी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा एक्वा सोल्यूशन में, इसका भी हम रिएक्शन करवाएंगे। एक्वा सोल्यूशन में क्या होगा, ये बन जाएगा Cl नेगेटिव, जो कि बहुत ज़्यादा अनस्टेबल, इसकी लेस स्टेबल फॉर्म है, ठीक है। तो ये लेस स्टेबल कैसे है, इसको भी तो एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए था। बट होता क्या है, जब ये बॉन्ड बनाता है ना वाटर के साथ और इसका इनके आयंस का बॉन्ड बनता है, तब क्या होता है कि इसकी जो एनर्जी निकलती है ना वो बहुत कम निकलती है, लेसर हाइड्रेशन एंथैल्पी। वाटर के साथ जब ये बॉन्ड बनाता है ना, वाटर मॉलिक्यूल के साथ ही बॉन्ड बनाता है, जो हमारे पास क्लोरीन का आयन है वो और वाटर मॉलिक्यूल बॉन्ड बनाते हैं, तब क्या होता है, इसकी जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है बहुत कम होती है। अब इसकी इतनी कम है ना, इतनी कम एंथैल्पी है तो ये कोई स्टेबल तो बना नहीं, राइट। जो हाइयर हमें दिखाई दे रहा है, हाइयर हाइड्रेशन एंथैल्पी, यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना है वाटर के साथ, तो ये क्या होगा, ऑफकोर्स स्टेबल होगा। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, इसीलिए मैंने आपको वहाँ बोला है कि वो स्टेबल है, ऐसे ही नहीं लिखा है कुछ चीज़ें, ठीक है, कुछ रीज़न है उनके। सो मोर स्टेबल वो इसीलिए F नेगेटिव, जबकि हम जानते हैं दोनों को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, दोनों को नेगेटिव अपनी फॉर्म में जाना है। बट वहाँ हुआ क्या, उसने वाटर मॉलिक्यूल के साथ, यानी कि एक सोल्यूशन में वाटर के साथ अच्छी इसकी अट्रैक्शन इतनी अच्छी है, इसके वजह से वो स्टेबल है ना। और वहीं यहाँ पर देखिए हाइड्रेशन एंथैल्पी से हमें पता चल रहा है कि जितना अच्छा उसका बॉन्ड होगा उतनी उसकी अच्छी हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी, हाइड्रेशन एंथैल्पी जितनी कम उतना उसका बॉन्ड अनस्टेबल होगा। तो यहाँ पर क्लोरीन का जो हमारे पास रहता है ना बॉन्ड, वो बहुत ज़्यादा कम स्टेबल होता है, इसी की वजह से इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी भी बहुत कम होती है। ओके, सो इसलिए यहाँ पे दो रीज़न आपको समझ में आ गए होंगे, एक तो आपके पास वेरी लो जो होती है इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है, और दूसरा क्या है, बहुत ज़्यादा हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है, जिसके वजह से F2 जो होता है ज़्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, फटाफट इलेक्ट्रॉन गेन करता है, क्योंकि वो तो स्टेबल बनेगा ना। जो स्टेबल बनने वाली होगी तो वो उसके लिए क्या करेगी, फटाफट इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, मैं फटाफट से और स्टेबल बन जाऊँ, तो उसके लिए वो जल्दी जल्दी करेगी ये काम, राइट। तो यही रीज़न यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज ड्यू टू द फॉलोइंग टू रीजन। सबसे पहला मैंने आपको बोला था लेसर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ F2 देन क्लोरीन। सबसे पहले तो फ्लोरीन का बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा कम होता है उसी के इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस की वजह से। दूसरा रीज़न मैंने आपको बताया हाइयर हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ F नेगेटिव देन क्लोरीन। तो F नेगेटिव का आप जानते हैं कि उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी यानी कि बॉन्ड विद हाइड्रोजन वाटर की जो होता है बहुत अच्छा होता है, इसके वजह से इनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, बहुत एनर्जी निकलेगी अगर हम उसका बॉन्ड तोड़ेंगे, राइट। सो यहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा रहती है, इस वजह से हमारे पास F नेगेटिव बनना जो है आराम से बन जाता है, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है इसी वजह से कहलाता है, आराम से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है इन दोनों रीज़न की वजह से। अब हमारे पास आता है हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16। सो हाइड्राइड्स देखते हैं इसकी ग्रुप 16 की, हाइड्राइड्स HX HF, राइट, HF HCl, उसके बाद क्या होगा, ब्रोमीन की बनाएंगे हम, उसके बाद क्या होगा, आयोडीन की बनाएंगे। अभी मैंने बॉन्ड जो है इनके बॉन्ड जैसे होते हैं वैसे नहीं बनाए, सिंपल से बॉन्ड बनाए, राइट। इनकी बॉन्ड लेंथ जो होगी आप जानते हैं डाउन द ग्रुप बढ़ रही होगी वैसे तो, बट अभी मैंने सिंपल आपको समझाया है कि इसमें कैसा बॉन्ड रहेगा। सो यहाँ पे HF HCl HBr HI जो होंगे हमारे ग्रुप 17 की हाइड्राइड्स हैं। अब हम क्या करेंगे कि करके इनकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। सो प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले आती है हमारे पास उनकी फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट में आता ही पहला क्वेश्चन है, द क्वेश्चन इज, ये आता है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, राइट। तो इसे अच्छे से समझिए क्योंकि यही क्वेश्चन जो है पहले भी आपसे बहुत बार इसी फॉर्म में पूछा जा चुका है। Why HF is liquid while HCl is gas at room temperature, राइट। तो HF जो होता है लिक्विड क्यों होता है और HCl जो होता है गैस क्यों होता है। जैसे वाटर लिक्विड क्यों होता है हमसे पूछा था, राइट,
तो वैसे ही H2S गैस की होती है। वहाँ पे पूछा था ना हमने, जस्ट इसके पहले वाले हमने देखा था ग्रुप 15, हाँ ग्रुप 16 में हमने देखा था, राइट। ग्रुप 16 में हमने देखा था सल्फर और ऑक्सीजन का देखा था। वहाँ पर यही क्वेश्चन आया था कि जो हमारे पास वाटर होता है वो क्यों लिक्विड फॉर्म में होता है और H2S गैस फॉर्म में क्यों होती है। अब यहाँ पे भी वही चीज़ है, HF जो होता है लिक्विड फॉर्म में होता है, HCl गैस में क्यों होती है, क्योंकि जो HF है वहाँ पर हमारे पास अच्छी इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है, बॉन्डिंग है, राइट, है ना। तो आप जानते हैं हमारे पास जो क्लोरीन है वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता है, फ्लोरीन बना सकता है। सो यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन HF विच इज़ नॉट देयर इन HCl। HCl थोड़ी ना बना सकता है, HF बना सकता है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी जो कि है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में यहाँ पे हम सिंपल सा लिखेंगे, क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, आंसर हमेशा यही रहेगा जो मैंने अभी लिखवाया है। बॉइलिंग पॉइंट तो आप जानते ही हैं इनका कैसा होगा। इनकी जो है, इनके अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इनमें लाजमी है कि ये क्या होंगे, इनके अंदर अच्छी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी, और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसमें भी रहती है उनका बॉइलिंग पॉइंट अच्छा खासा होता है। तो इनका जो होता है सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट रहता है अमंगस्ट हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 17। दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन HF विच इज़ नॉट देयर इन अदर हाइड्राइड्स। तो यहाँ पर देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि जो HF होता है अपनी ग्रुप 17 में सबसे अच्छी इसकी, सबसे ज़्यादा इसी की होती है, और में भी होती है, राइट, उनका भी बॉइलिंग पॉइंट अच्छा खासा आता है। बट सबसे ज़्यादा जो होता है हमारे पास अगर आता है, आप किसी क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, कैसे भी फ्रेम होगा, HF के कंपैरेटिव में आप किसी को भी लगा देंगे, बट आप यही लिखेंगे आंसर कि HF का क्या होगा, सबसे ज़्यादा उसकी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। यही है रीज़न कि पूरे हाइड्राइड्स में सबसे ज़्यादा इसका होता है, बट औरों का भी होता है, राइट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी आती है एसिडिक नेचर और रिड्यूसिंग नेचर। एसिडिक नेचर और रिड्यूसिंग नेचर आप जानते हैं क्या होता है। एसिडिक नेचर यानी कि हाइड्रोजन को लूज करने की टेंडेंसी, जो जितना ज़्यादा लूज करेगा और उतना ही क्या बन जाएगा, अच्छा एसिडिक होगा वो उतना, और रिड्यूसिंग भी उतना ज़्यादा ही होगा वो, है ना, जो हाइड्रोजन को लूज़ करेगा। तो अब आप देखेंगे जब भी आपको ऐसे आता है ना, तो हमेशा बॉन्ड लेंथ बना लीजिए, इनका बॉन्ड लेंथ देख लीजिएगा। हम जानते हैं डाउन द ग्रुप क्या होता है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, जितनी बॉन्ड लेंथ अच्छी ज़्यादा बड़ी उतना आराम से वो टूटेगा, है ना, और जितना छोटा बॉन्ड उतना कम। मैंने आपको बताया था चौक का एग्जांपल, जितनी बड़ी चौक उतना आराम से टूटेगा, जितनी छोटी चौक उतनी ज़्यादा आपको ताकत लगेगी। और इसके वजह से यहाँ पर देखिए HI का जो होगा, अगर हम जाएंगे डाउन द ग्रुप, सबसे ज़्यादा एसिडिक जो होगा ना HI होगा, क्योंकि वो आराम से जो H है ना उसको तोड़ देगा, उसको निकाल देगा। जितने आराम से HI निकल जाएगा ना, वो उतना अच्छा एसिडिक होगा और उतना ज़्यादा रिड्यूसिंग होगा। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें, है ना, जो मैंने अभी आपको बताया बोला वही यहाँ पे क्वेश्चन के फॉर्म में। एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 इंक्रीजेज एज HF, HCl, HBr, HI। सबसे ज़्यादा HI का होता है, मैंने अभी आपको बताया क्यों। देखिए वही रीज़न अभी मैं फिर से बता रही हूँ। HF जो होगा, फिर होगा आपके पास HCl। इसी तरह आपको डायग्राम बना के शो करना है, आपके जब भी एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाता है इसी तरह शो करना आप, और इसी तरह एक्सप्लेन करना अपने टीचर को, राइट। डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप यहाँ पर बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होने का मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज, जितनी बड़ा बॉन्ड उतना बॉन्ड स्ट्रेंथ कमज़ोर, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अब बॉन्ड स्ट्रेंथ इसकी डिक्रीज हो जाएगी, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो इनका H' बॉन्ड है, यहाँ पे हम इसी की बात कर रहे थे, बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी, H' बॉन्ड की, वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। और इसके क्या होगा, इसके वजह से टेंडेंसी टू लूज हाइड्रोजन जो हम बोलते हैं, जिसे एसिडिक नेचर हम बोलते हैं, टेंडेंसी टू लूज हाइड्रोजन, लूज HIN इंक्रीजेस, क्योंकि वो जितना उसका बॉन्ड लूज होता जाएगा डाउन द ग्रुप उतना अच्छा क्या होगा, यहाँ पे उतना आराम से उसका एसिडिक नेचर उतना ज़्यादा होगा, है ना, उतना आराम से जब HIN निकल जाता है तो उतना ही अच्छा एसिडिक नेचर होता है। सो एसिडिक नेचर क्या होगा, इसका मतलब एसिडिक नेचर और रिड्यूसिंग नेचर दोनों के सेंस में अगर हम बोले, रिड्यूसिंग नेचर ऑल्सो इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, राइट। इतने बात समझ में आ गया। अब हम देखेंगे इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज कोरोसिव नेचर। तो ये कोरोसिव नेचर भी शो करते हैं। तो इसे हम एक बार क्वेश्चन आंसर फॉर्म में कर लेते हैं, राइट। तो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में है
दैट वाई HF कैन नॉट बी डायरेक्टली स्टोर्ड इन ग्लास बॉटल्स। तो हम HF को डायरेक्टली ग्लास बॉटल्स पे नहीं स्टोर कर सकते हैं, वाई? तो इसका रीज़न इतना सिंपल है, अगर आप इस रिएक्शन को देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि इसका रीज़न क्या होगा। देखिए HF है, ओके, HF जो है वो क्या करता है, हमारे पास ग्लास का फॉर्मूला क्या होता है, ग्लास होता है सिलिका डाइऑक्साइड, यही फॉर्मूला होता है, राइट? सो ये जो फॉर्मूला होता है SiO2, ग्लास क्वार्ट्ज दोनों के लिए रहता है, आप जानते हैं, और सैंड के लिए हम यही यूज़ करते हैं। SiO2 से रिएक्ट करता है HF और ये क्या बनाता है, H2SiF6 और वाटर निकालता है। अब ये जो H2SiF6 जो है आपके पास बना है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफ्लोरोसिलिकिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरोसिलिकिक एसिड, सिलिकिक एसिड। तो ये जो हाइड्रोफ्लोरोसिलिकिक एसिड होता है ना, वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। देखिए आपने जो अपने HF इसमें डाला था, SiO2 इसमें डाला था, उसने रिएक्ट कर लिया है। रिएक्शन होना नहीं चाहिए था जब अगर हमने इसे एक ग्लास कंटेनर में रखा हुआ है, तो उसने ग्लास कंटेनर में उसको रख लिया और ये जो हमारे पास एक कंपाउंड है हाइड्रोसिलिकिक एसिड, वो बन के तैयार हो गया, जो कि बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, राइट? इसीलिए हम कभी भी जो हमारे पास HF होता है उसको डायरेक्टली हम ग्लास की बॉटल में नहीं डालते हैं। अगर आपने कभी देखा हो अपनी लैब में, तो आपको कभी नहीं दिखेगा इस तरह से कि ग्लास की बॉटल में HF को हमने डाल रखा होगा डायरेक्टली, नहीं होता है ऐसा, राइट? इसीलिए क्योंकि उसके पास बहुत एक कोरोसिव नेचर होता है, जिसकी वजह से वो क्या बना लेता है, हाइड्रोसिलिकिक एसिड बना देता है उसके अराउंड, ग्लास से रिएक्ट करके ये कंपाउंड बना लेता है, जो कि उसका एक कोरोसिव नेचर को शो कर रहा है। सो दिस इज बिकॉज HF इज हाईली कोरोसिव एंड मे एवर रिएक्ट विद ग्लास, राइट? सो ये रिएक्शन आपको इसमें लिखनी पड़ेगी, राइट? तो ये रिएक्शन आप कैसे लिखेंगे, तो आपके जो नंबर होंगे ना वो अपने आप ही बढ़ जाएंगे, ठीक है? तो ये रिएक्शन आप लिख के समझाएंगे, इसे आप बैलेंस कर लीजिए। 6HF है ये, 6HF और H2CiF6, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, और ये रिएक्शन बैलेंस्ड। सो ये होगी आपके पास रिएक्शन कोरोसिव नेचर में, अगर आपके पास आता है कि HF ग्लास में बॉटल्स में क्यों नहीं रख सकते हैं। तो ये आज हमने पढ़ा, ठीक है? तो आज का जो हमारा पास टॉपिक था हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, वो हमने देख ली है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी आपके लिए क्लोरीन की प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज़, जैसे हमने पहले देखी थी वैसे अभी हम देखेंगे इसकी प्रिपरेशंस, ब्लीचिंग एक्शन, है ना, जैसे हमने पहले देखा था रिएक्शन विद एल्कलीज, ये सब हम देखने वाले कल। तो कल की जो होगी वो होगी हमारे पास क्लोरीन की क्लास, राइट? तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। If you found my video helpful, then please like the video and comment if you have any doubts regarding the topic, and do subscribe the channel if you really wanted to learn like this. So keep watching my videos and stay tuned